हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेप्टम 10 ए एग्जाम की तरफ से जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, फायरमैन और ड्राइवर पे निकला है। किस पे? देखिए, स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे निकला है। तो उसमें हम पॉलिटी का महामैराथन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम का ओवरव्यू दे दे, क्योंकि एग्जाम का आपको पास टाइम नहीं बचा है। कल से मतलब 13 मार्च से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो क्या है, देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे और 75 में से 20 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से देखने को मिल जाएगा। तो जीके जीएस में हम कितना बार आपको बताए हैं, जीके जीएस में 20 क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। तो आपको कम से कम 20 मिनट में आपको जीके जीएस और जनरल इंग्लिश आपको करना ही है। एग्जाम में किसी तरह आपको 75 क्वेश्चन में से जीके जीएस और इंग्लिश 20 मिनट में करना है। और जो आपको 40 मिनट जो रिमेनिंग मतलब टाइम बचेंगे, उसमें आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जनरल इंग्लिश का भी यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज करवाए हैं, जीके जीएस का भी शुरू से टेस्ट सीरीज करवाए हैं, और आपको बताए ही थे जो लास्ट फरवरी या मार्च में पेपर हो जाएंगे। तो क्या है, 20 क्वेश्चन में से आपको तो बता दिए थे हिस्ट्री आपको सही से पढ़ के जाना है, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पॉलिटी से पढ़ना है, पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद करेंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके, और जो रिमेनिंग बचा ना, कुछ साइंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसका भी आपका मैराथन क्लास आ ही गया है, आप लोग देख लिए होंगे। और कुछ आपको इकोनॉमिक्स और कुछ जियोग्राफी से देखने को मिल जाएगा। तो ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम आपको बता देंगे, समझ गए होंगे। और आपको बता दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए किस तरह, आप पहले तो प्ले लिस्ट जाइए। प्ले लिस्ट में देखिए, जब से जॉब नोटिफिकेशन निकला है पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है और पूरा मेहनत किया जा रहा है, जो स्टडी विद क्रेजी टीम के द्वारा पूरा मेहनत किया जा रहा है। तो आपको भी फर्ज बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, ए नंबर नोट कर लीजिए। ए नंबर 7564864459, शशि कुमार के नाम से नंबर सेव कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो नंबर से या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और कल से एग्जाम होगा, तो जो भी स्टूडेंट का एग्जाम हो जाएगा तो उनको यदि क्वेश्चन याद रहे तो क्वेश्चन कमेंट में या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो थोड़ा उसका एनालिसिस भी हम करवा देंगे, तो जो आगे का स्टूडेंट है, जो आगे शिफ्ट वाले स्टूडेंट है, तो उनको फायदा मिल सके टॉपिक कहाँ से आता है। और ई बुक लेना हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसी नंबर से पेमेंट करके आप ई बुक ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, ई बुक में आपको जो 4 सब्जेक्ट है वो भी मिलेगा, और जो करेंट अफेयर है वो भी आपको दिया जाएगा, और क्लास नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा। आते हैं, देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जितना बताते हैं महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। तो कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन सिर्फ इसी तरह आएंगे, तो ये याद रख लीजिए। उसके बाद आपको हम टॉपिक बता देंगे, क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे, तो उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है, देखिए हम यहाँ वीवीआई लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्या बोला है, कृषि, वानिकी और मत्स्य और खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्राइमरी क्षेत्र, मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है। तो बताइए द्वितीय क्षेत्र का कौन सा भाग है, बताइए। तो जब ऑप्शन देखिएगा ना, तो ऑप्शन में देखिए क्या है, लौह इस्पात उद्योग है, विनिर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सभी। देखिए आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र देख के जाना है। हर एक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं पॉलिटी में, तो याद रखिएगा। प्राथमिक बता दिए हैं, द्वितीय कौन कौन है, लौह इस्पात उद्योग है, विनिर्माण है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए प्राथमिक और द्वितीय को बता दिए थे, अब हम आपको क्या बताएंगे, तृतीय को बताएंगे। तो देखिए तृतीय क्षेत्र में जो सेवा सेवा जो आता है ना, सेवा जो है आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 5 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं
योजना आयोग का गठन कब किया गया था, बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो वर्ष 1950 ईस्वी में, वर्ष 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद योजना आयोग की जगह पे ही 1 जनवरी, मतलब देखिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना कर दिया गया है। और नीति आयोग के बारे में तो हम कितना आपको बता दिए हैं, समझ गए होंगे। तो 6 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो देश की प्रधानमंत्री होता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है, वही नीति आयोग का क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, मतलब अध्यक्ष होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए, तो वर्तमान में आपका अध्यक्ष है आपका मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं, ये याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी है, आपको पहले भी बता दिए हैं। और सुब्रमण्यम अय्यर जो हाल ही में सीईओ बने हैं, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 4th नंबर का सीईओ बने हैं, याद रखिएगा। और समझ गए होंगे, इतना आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नीति का फुल फॉर्म क्या है, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, बताइए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है। तो प्रथम अरविंद पंगरिया है, तो याद रखिएगा, प्रथम कौन है, अरविंद पंगरिया है। और चौथा कौन है, सुब्रमण्यम अय्यर जी है, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष, न सॉरी, प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष पूछा है ना, तो अरविंद पंगरिया है। और वर्तमान में सुमन के बेरी है, याद रखिएगा, सॉरी। तो 8 का ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 का क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। देखिए योजना आयोग की देखभाल के लिए, मतलब योजना आयोग किस तरह कार्य किस तरह करता है, उसके लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था, इसका जो स्थापना किया गया था, इसका गठन किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का, कब किया गया था, 1952 में किया गया था। कब, 1952। ऑप्शन बी जो 9 का है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थे। तो ये क्वेश्चन वीवीआई है। देखिए हम यहाँ पे वीवीआई लिख देते हैं, आपको बता देना, आज जितना भी बताएंगे ना वीवीआई है, क्योंकि आपका एग्जाम है कल। तो जितना भी लाते हैं अपना तरफ से, जितना भी वीवीआई है वही लाएंगे। क्वेश्चन पढ़िएगा, उसके बाद क्लास देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन देख के ही जाइएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो बताइए किस योजना पे, हैराल्ड मॉडल पे है। आप याद कर लीजिए, क्या याद कर लीजिए, पंचवर्षीय योजना जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 4th और 5th, ये पांचों याद कर लीजिए, किस मॉडल पर आधारित है ना, ये एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना में अवकाश की अवधि कब आई थी। तो अवकाश की अवधि कब आई थी, तो 1966 से 1969 ईस्वी में, और 78 से 80 ईस्वी में आई थी। 3 बार आया था अवकाश की अवधि, याद रखिएगा। तो 11 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। 12 क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तो जो रोलिंग प्लान था ना, किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, 6ठी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तो पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, आप क्वेश्चन सही से देख के ही जाइएगा, क्वेश्चन यहाँ से छपेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। देखिए बताइए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। देखिए 2012 से 2017 था, लेकिन जब बीजेपी का सरकार 2014 में बनता है, याद आप लोग जानते होंगे, तो क्या होता है, 2015 ईस्वी में योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आ जाता है, याद रखिएगा, समझ गए होंगे। तो 13 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 पे, सामुदायिक विकास का आशय है। बताइए सामुदायिक विकास का आशय क्या है, सामुदायिक विकास या प्रगति, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर सही करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य है। सामुदायिक विकास योजना का क्या उद्देश्य है, जब ऑप्शन ऑप्शन पढ़िएगा ना, ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और ऑप्शन सी क्या है, राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना। तो ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पे है, आपको हम टेस्ट सीरीज में बताए हैं, कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। मतलब 16 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 17 पे आते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। देखिए ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय की जो गणना का आधार वर्ष क्या है, वर्ष जो है ईयर 2011-2012, मतलब 2011-12 जो है राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। ये क्वेश्चन भी है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी
करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 18 क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा किस वर्ष आधिकारिक रूप से गरीबी निर्धारण का प्रयास किया गया? तो किस वर्ष किया गया था, देख लीजिएगा, 1977 ईस्वी में, याद रखिएगा, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 18 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जो गरीबी निर्धारण का जो प्रयास किया गया था ना योजना आयोग के द्वारा, 1977 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? तो एक क्वेश्चन भी आई है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा। जो गरीबी का आकलन है ना, कैलोरी के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी का आंकड़ा कितना है? तो देश में गरीबी का आंकड़ा कितना था, जो किसके अनुसार? सुरेश तेंदुलकर समिति के रिपोर्ट के अनुसार 37.2। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये तो क्वेश्चन भी आई है, आप लोग समझ गए होंगे ना। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी ये भी पाया जाता है, अदृश्य बेरोजगारी ये भी पाया जाता है, मौसमी बेरोजगारी ये भी पाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइए, जो प्राप्ति के समय जो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? ईयर 1948 में, मतलब वर्ष 1948 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था अगस्त 1947 में। उसके बाद 1948 में जो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 23, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? वर्ष 1991 में, मतलब 1991 ईस्वी में, 1991। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन महारत्न कंपनियां नहीं है? क्वेश्चन आप सही से पढ़िएगा, नहीं है पूछा है या है पूछा है? तो कौन सा नहीं है? MTNL नहीं है, ONGC है, BPCL है, गेल है, लेकिन और भेल भी है, लेकिन MTNL नहीं है। तो 24 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और आप लोग कमेंट में लिखिए भारत में कितने महारत्न कंपनियां हैं और कौन कौन है, ये आप कमेंट में लिख दीजिए। तो जो भी स्टूडेंट को पता नहीं होगा कमेंट में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे है? तो कहाँ पे है बताइए? तो याद रखिएगा, उड़ीसा में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से हुई थी? तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद भिलाई जो संयंत्र है, इस्पात संयंत्र है, उसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे? उड़ीसा में। तो किसकी सहायता से स्थापना की गई थी? जर्मनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, 25 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बताइए, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 26 का बताइए, कहाँ पे मतलब कब हुई थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 1935 में कलकत्ता में हुई थी। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी बम्बई में है। तो ये याद रखिएगा, स्थापना कब कहाँ हुआ था? कलकत्ता में 1935 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में जो RBI गवर्नर कौन है, कमेंट में लिख दीजिएगा, और कितने नंबर के हैं ये आप देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27 पे, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो किस बैंक की स्थापना हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है बताइए? तो ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रक बैंक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 29 पे, वर्ष 1980 में, मतलब 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? याद रखिएगा, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे आते हैं, भारतीय महिला बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया है? तो जो भारतीय महिला बैंक है उसका जो विलय किस में किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक इंडिया, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 30 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है, भारत का पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला इस्लामिक बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया है? कोच्चि में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये सब क्वेश्चन भी आई है, ये सब क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड बैंक की स्थापना
किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ये याद रखिएगा, क्वेश्चन VVI है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी नाबार्ड की स्थापना, मतलब 32 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वो जो ईयर 1988 में, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जो आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 34 क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है, क्या है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का जो मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी, 34 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पे आते हैं, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन VVI है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का जो मुख्यालय है कहाँ पे स्थित है, याद रखिएगा, तो हैदराबाद। 35 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे आते हैं। 36 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताइए? क्वेश्चन जो 36 है, निक्की किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? मतलब किस देश के जो स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर मूल्य सूचकांक है उसको निक्की कहा जाता है। तो कौन सा देश है बताइए? तो 36 का आप लोग समझ गए होंगे, जापान को। जापान से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो जापान के जो स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचकांक है उसको क्या कहा जाता है? निक्की कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 37 का क्वेश्चन आते हैं, मुंबई का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? तो क्या बोला जाता है उसको आप लोग समझ गए होंगे, सेंसेक्स बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष कर है? तो 38 का बताइए, जो केंद्रीय केंद्रीय मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए, आयकर, उपहार कर और पूंजी लाभ कर, ये सभी है, मतलब ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, नहीं है पूछा है, प्रत्यक्ष कर नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? तो क्वेश्चन जब सही से पढ़िएगा, सीमा कर नहीं है। ऑप्शन ए जो है ना, ऑप्शन ए जो है 39 का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि लाभांश कर हो गया, ब्याज कर हो गया, संपदा कर हो गया, जो कि प्रत्यक्ष कर है, लेकिन सीमा कर जो है ना वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। 39 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं? तो राज्य सरकार के जो प्रत्यक्ष कर कौन कौन है? देखिए, भू राजस्व, व्यवसाय कर, रोजगार पर कर, ये सभी है। ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जितना बता रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 41 क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ है? देखिए VVI है, याद रखिएगा। और जीएसटी का अध्यक्ष पूछ देगा, तो जीएसटी का अध्यक्ष कौन होते हैं? जो देश के क्या होते हैं, जो आपका मतलब क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। देश के जो वित्त मंत्री होते हैं वही जीएसटी के अध्यक्ष होते हैं, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछा था, भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ है? कब से प्रभावी हुआ ये पूछा है। तो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ है, लागू हुआ है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद जीएसटी के कर स्लैब से बाहर हैं? तो कौन से उत्पाद है जो जीएसटी के कर स्लैब से बाहर है? देखिए, पेट्रोलियम, एल्कोहल, तंबाकू, इसलिए ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। पेट्रोलियम भी बाहर है, एल्कोहल भी बाहर है, तंबाकू भी बाहर है, जो कि जीएसटी के कर स्लैब से बाहर है। ऑप्शन डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 जो कि मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दरें जीएसटी के कर स्लैब की दरों में शामिल हैं? तो कौन सी कर शामिल है, याद रखिएगा। तो कितने परसेंटेज? तब 5%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत हुआ था? तो बताइए, भारत का जो पहला बजट हुआ था कब प्रस्तुत किया गया था? 1860 ईस्वी, मतलब 1860 में प्रस्तुत किया गया था। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं VVI है, और जो भी टॉपिक आगे इसके बाद बताएंगे क्वेश्चन के बाद आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, एग्जाम में आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ये क्वेश्चन, ये जो क्लास है उसको मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 45 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है? तो सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल गया होगा और मिलता भी है, याद रखिएगा। तो किसके द्वारा सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
46 भारत में रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया है? तो रेल बजट को आम बजट में कब शामिल कर दिया गया है? तो वर्ष 2017 मतलब वर्ष 2017 में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 केंद्र एवं राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था का संबंध है। तो केंद्र एवं जो राज्य सरकार है उसकी वित्तीय व्यवस्था का संबंध किससे है? वित्त आयोग से है। किससे? वित्त आयोग से है। ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। अभी जो एन.के. सिंह है ना 15 में वित्त आयोग है, ये याद रखिएगा। 48 का क्या है? 48 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 में वित्त आयोग वर्तमान में कौन है? तो एन.के. सिंह है, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है तो ये याद मत रखिएगा। 15 में वित्त आयोग पूछ देगा ना तो एन.के. सिंह होगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 49 का। औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? औद्योगिक रुग्णता से संबंधित समिति कौन सी है? तो कौन सी समिति है बताइए? तो गोस्वामी समिति। ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आएगा, आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किरीट पारेख समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो कौन से मतलब किस में? तो पेट्रोलियम पदार्थों से। ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट आंसर है। किरीट पारेख समिति जो है किससे संबंधित है? पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित है, जो कि उस पेट्रोलियम पदार्थों में सुधार के लिए जो सिफारिश है, जो रिपोर्ट है, वो प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 50 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नरसिम्हम समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? एक क्वेश्चन बताया आपको हम, वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। नरसिम्हम समिति का जो संबंध है ना बैंकिंग क्षेत्र से है। किससे? बैंकिंग क्षेत्र से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 52 क्वेश्चन है। राजा चेलैया समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश की थी? तो आप रिपोर्ट जो है समिति जो है ना समिति पढ़ के जाइए, कमेटी पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कमेटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजा चेलैया समिति ने किस क्षेत्र में सुधार हेतु जो सिफारिश प्रस्तुत की थी बताइए? तो 52 का बताइए किस में? कर सुधार के लिए। ऑप्शन सी जो है ना 52 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 पे आते हैं। स्टैंड अप इंडिया के तहत किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया है? तो किन्हें उद्यमशील बनाने का प्रयास किया गया है? तो देख लीजिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सभी को क्या किया गया है? उद्यमशील बनाने के लिए स्टैंड अप इंडिया मतलब स्टार्ट किया गया है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है बताइए? जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसका क्या उद्देश्य है, क्यों लाया गया है? तो इसमें मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा, इसीलिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोलर चरखा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है बताइए? तो रोजगार से है। किससे? रोजगार से है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन यहीं तक था। क्वेश्चन आपको यहाँ तक जो बताए हैं बहुत यहाँ तक है। उसके बाद आपको हम बता दें कि जो हम आपको टॉपिक ला रहे हैं, जैसे में प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। कैग हो गया, सीएजी हो गया, सीजीए हो गया, ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम मतलब कुछ समय में आपको हम बता देते हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए, जो बता रहे हैं आप पेन डाउन कीजिए, क्योंकि देखिए टाइम भी नहीं बचा है कि हम आपको पूरा वो क्या करके मतलब क्या करते हैं उसको टाइपिंग करके लाएं, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। तो आपको क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए। एक कॉपी और पेन लेके नोट करते चलिए, जितना भी बता रहे हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, पहले हम बता दें आपको क्या है। पहले हम बता दें प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं। क्या? प्रेसिडेंट से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत के राष्ट्रपति। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो कितना बार बता दिए? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और कितने नंबर के हैं? 15th नंबर के हैं। ये याद रखिएगा। समझ गए होंगे। उसके बाद जो यदि क्वेश्चन पूछ देगा जो संघ के कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, जो नाम मात्र का प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है सेंट्रल के, जो केंद्र के या संघ बोलिए, तो राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रधान बोला जाता है। लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता है ना संघ का, प्राइम मिनिस्टर होता है, मतलब प्रधानमंत्री होता है। ये याद रखिएगा। और राष्ट्रपति जो होते हैं ना भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ये याद रखिएगा।
उसके बाद प्रेसिडेंट से आपको आर्टिकल पूछ देगा। आर्टिकल आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो आर्टिकल 52 याद रखिएगा। आर्टिकल 52 में क्या है, प्रेसिडेंट के पद के बारे में बताया गया है। समझ गए होंगे, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद आर्टिकल, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो बताते हैं। आर्टिकल 53 में क्या है, प्रेसिडेंट के कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है। क्या, प्रेसिडेंट के कार्य एवं शक्ति के बारे में बताया गया है, किसमें, आर्टिकल 53 में। ये नोट कर लीजिए। उसके बाद आर्टिकल 54 आते हैं। देखिए, आर्टिकल 54 में निर्वाचन के बारे में, क्या, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। निर्वाचन के बारे में बताया गया है, किसमें, आर्टिकल 54 में। उसके बाद हम आपको आर्टिकल 55 बताते हैं। देखिए, आर्टिकल 55 में जो राष्ट्रपति में आते हैं, आर्टिकल 55 उसमें निर्वाचन की रीति के बारे में बताया है। किसमें, निर्वाचन की रीति के बारे में बताया गया है। और उसमें जो है ना, संघ से 776 जो सदस्य शामिल होते हैं, और राज्य से 4120 मतलब 4120 जो विधायक है वो शामिल होते हैं उनके, जो किसमें, समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। ये याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके मन में डाउट होता होगा, सर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचक मंडल में कि कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। याद रख लीजिए, क्या है, जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसके बाद लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। उसके बाद जो जो राज्य के विधानसभा है, राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य है वो भी शामिल होते हैं। और जो देखिए 28 स्टेट है और 8 यूटी है। अभी वर्तमान में 28 स्टेट है भारत में, और 8 यूटी है, मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश याद रखिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ पे विधानसभा भी है। तो 2 बता दिए, तो 2 विधानसभा है दिल्ली और पुडुचेरी में। तो वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य है ना, वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये जो बताए ना, ये आर्टिकल याद रखिएगा। ये क्या है, आर्टिकल याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और बता देते हैं। थोड़ा सा और क्या बताएं, देखिए आर्टिकल 56 याद कर लीजिए। अभी प्रेसिडेंट के बारे में बताते हैं। तो आर्टिकल 56 में मतलब उनका कितने साल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो कितने साल कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष होते हैं। और क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो अपना यदि त्याग पत्र है, त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसको सौंपते हैं। तो जो राष्ट्रपति है ना, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। और उपराष्ट्रपति जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, जो जैसे मैं क्वेश्चन आपको बता दें, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 57 याद रखिएगा। आर्टिकल 57 में पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है, पुनर्निर्वाचन। और आपको बता दें, आपको थोड़ा सा जानकारी महत्वपूर्ण बता दें। जैसे मैं बांग्लादेश देख लीजिए, बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट बने हैं, ये आप कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि हम 1-2 दिन पहले का जो लेक्चर लाए हैं उसमें बता दिए हैं। तो बांग्लादेश में क्या था, कोई भी व्यक्ति जो थे 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्या, 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इसीलिए जो पुराने प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश का, उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है और नए प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं है। इंडिया में क्या है कि आप राष्ट्रपति के पद पर कितने बार भी रह सकते हैं। समझ गए ना, कितने भी बार आप राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं। तो इसलिए हम आपको ना थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन है दूर कर देना, इंडिया एंड बांग्लादेश में आपको बता दिया ना कंफ्यूजन, समझ गए होंगे। तो इंडिया में कितने बार भी आप राष्ट्रपति के पद पे हो सकते हैं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, बताइए, योग्यता आपसे पूछ देगा। तो इसका जो आर्टिकल है, योग्यता के लिए आर्टिकल क्या है, 58 याद रखिएगा। ये सब कॉपी में पेन डाउन करते चलिए। 58 आर्टिकल में योग्यता के बारे में बताया गया है। उसमें क्या है, उनका उम्र होना चाहिए ना, 35 वर्ष होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। समझ गए होंगे। और 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। और कोई भी जो तय सीमा उम्र का है ना, वो मतलब वो नहीं है। 35 वर्ष से अधिक उम्र में जितना भी वर्ष होना चाहिए, 60 वर्ष होना चाहिए, 45 वर्ष होना चाहिए, 55 वर्ष होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप याद रखिएगा। और लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में बता देते हैं। क्या है, देखिए, प्रेसिडेंट के चुनाव में 15,000 रुपये, क्या है, 15,000 रुपये की जमानत राशि जो है ना, आरबीआई के पास या सरकारी खजाने में जमा कर दी जाती है। याद रखिएगा, कितना रुपये, तो 15,000 रुपया, मतलब 15,000 रुपया। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, इसलिए आपको बता दिए हैं। और जमानत राशि कितनी जब्त की जाती है, तो 1/6 जो है जमानत राशि जब्त की जाती है। तो इसलिए बताएं कि यहाँ पे आए हैं स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पे, तो आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा ना, तो क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आता है, इसलिए हम आपको पॉलिटी से क्वेश्चन ला देते हैं, याद रखिएगा।
उसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में एक दो पॉइंट और बता देते हैं। आर्टिकल 60 याद रखें, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ देता है। तो आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में, मतलब ओथ के बारे में बताया गया है। तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं? जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? DY चंद्रचूड़ है, जो कि 15 नंबर के, मतलब 50वें नंबर के है। ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। और यदि आप बोलिए सर मुख्य न्यायाधीश देते हैं, ठीक है। यदि अब्सेंट होंगे, मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे, अब्सेंट होंगे, तो कौन उनको शपथ दिलाएगा? तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं ना, वो क्या करवाते हैं? शपथ दिलाते हैं। किसको? प्रेसिडेंट के। उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जो कि VVI क्वेश्चन है। आर्टिकल 61 याद रखिएगा। आर्टिकल 61 क्या है? जो क्या है, ये जो है महाभियोग है। आर्टिकल 61 जो है महाभियोग है, याद रखिएगा। तो महाभियोग जो है राष्ट्रपति पे लाया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। समझ गए होंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन यहाँ तक महत्वपूर्ण था, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा भारतीय संविधान में जो संशोधन किए गए हैं उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि देखिए, इसके बारे में हम एक वीडियो भी ला दिए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो क्या किए हैं, वो मतलब पसंद करते हैं। और मैराथन क्लास आपको तो देख ही लिए हैं, हिस्ट्री का भी ला दिए हैं, साइंस का भी ला दिए हैं। और यहाँ पे तो सब यहाँ पे शो कर देता है ना कि आप लोग कितना पसंद करते हैं। समझ गए ना होंगे, कितना स्टूडेंट आप मैराथन क्लास को देखते हैं। तो वही कारण है कि उसी से मोटिवेट होकर हम पॉलिटी भी आपके लिए लाए हैं। सो नहीं, जो भी स्टूडेंट को मतलब थोड़ा पॉलिटी कमजोर होगा तो यहाँ से रिवीजन करके चले जाइएगा, समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, तो पहला तो संशोधन, प्रथम संशोधन आपसे पूछ देगा। तो क्लास 20 पर लाए हैं। तो 1951 में प्रथम संशोधन लाया गया था। उसमें क्या है, 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। और भूमि सुधार किया गया था, क्योंकि सुधार जो है भूमि सुधार कानूनी समीक्षा नहीं है, ये हटा दिया गया था, याद रखिएगा। तो 9वीं अनुसूची किस में जोड़ा गया था? प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। उसके बाद एक महत्वपूर्ण आपको बता दें, ये याद रखेगा, 31वां मतलब 31 जो संविधान संशोधन हुआ था 1973 में हुआ था। ये याद रखेगा, ये नोट कर लिया। जिस तरह हम आपको बताते हैं, नोट करते चलिए। 31 जो संविधान संशोधन 1973 में हुआ था, उसमें जो लोकसभा सीट है ना, लोकसभा सीट को बढ़ा के 525, देखिए कितना था, पहले था 525, वहां से बढ़ा के 545 कर दिया गया। क्या? 545 कर दिया गया है, जिसमें 543 जो है ना चुनावों द्वारा लोकसभा सीट होते, मतलब निर्वाचित होते हैं। और 2 को 543 चुनावों द्वारा, और 2 जो है ना एंग्लो इंडियन का मतलब एंग्लो इंडियन आते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा उनका नियुक्त किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। 31 थे जो संविधान संशोधन 1973 बता दिए। उसके बाद एक और बता दें, क्या बता दें, देखिए ये याद रखिएगा, 42वां और 44वां आपको तो कितना बार बताए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्या है? 42वां जो संविधान संशोधन 42 संविधान संशोधन 1976 में आया था। तो बोलिए सर ये क्या था? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और हम बता दें, उस समय जो 42वां संविधान संशोधन आया था ना, उस समय आपातकाल था। और प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो आप लोग समझ गए हो ना, आपातकाल किसके समय में आया था? इंदिरा गांधी की सरकार था। और उसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या? मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि किसमें? आर्टिकल 51A और भाग 4A में मतलब भाग 4A में रखा गया है। उसके बाद जो 42वां संविधान संशोधन 1976 से क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। क्या क्या? समाजवादी, याद रखिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, और अखंडता जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 लाया गया था, उसमें लोकसभा और विधानसभा के जो कार्यकाल 5 ईयर था, उसको बढ़ा के 6 ईयर कर दिया गया था। एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। और शिक्षा को किसमें? और शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया गया था। शिक्षा को, वन्य को और मापतौल को किसमें? समवर्ती सूची में रख दिया गया था। किसमें? 42वां संविधान संशोधन 1976। अब एक और लास्ट देख लेते हैं, क्या है, देखिए 44
44 जो संविधान संशोधन आया था 1978 में आया था। 44 जो संविधान संशोधन 1978 में आया था, जनता सरकार के द्वारा लाया गया था। और आपको बता दें, देखिए जनता सरकार जो था ना, जनता सरकार जो आया था विपरीत काम किया था। किसका विपरीत काम किया था? तो जो कांग्रेस के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो काम किया गया था उसके विपरीत काम ही किया था। कौन? जनता सरकार किया था। तो उसमें क्या किया गया था? देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में, पहले तो आपको क्या बताए थे, 42वां में 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया था लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल। लेकिन जनता सरकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है पुनः 5 वर्ष कर देता है। और वर्तमान में भी 5 वर्ष है लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा का, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपको बता दें, जो राष्ट्रीय आपातकाल में, जैसे में इंदिरा गांधी क्या बोले थे, इंदिरा गांधी आंतरिक अशांति बोल के आपातकाल ला दिया था। लेकिन जनता सरकार जो है ना, हम प्रीवियस जो टेस्ट दिलाए थे उसमें भी बताए हैं, तो जो जनता सरकार है आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। क्या? सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। आप आपातकाल ला सकते हैं, क्या बोल के? सशस्त्र विद्रोह जोड़ के आपातकाल ला सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बताते हैं, आर्टिकल 20 और 21 याद रखिएगा। आर्टिकल 20 और 21 जो है, राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। देखिए यदि राष्ट्रीय आपातकाल आएगा ना, तो जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है, भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 में है, तो उसमें जो आर्टिकल 20 और 21 है ना, उसमें क्या है, जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किया जा सकता है। किसी का जीवन का अधिकार को आप नहीं छीन सकते हैं, ये याद रखिएगा। जीने की स्वतंत्रता सभी को प्रदान रहती है। इतना बता दिए। उसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको बता दें, क्या? गोवा जो कौन सा राज्य बना था? तो 25वां राज्य बना था गोवा। कब बना था? 56 जो संविधान संशोधन आया था 1987 में, याद रखिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन हम बताते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिए। 52वां संविधान संशोधन 1985, देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985, इसमें क्या किया गया था? इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें क्या था? दल बदल जो प्रावधान था उस पर रोका गया था। दल बदल प्रावधान रोका गया था, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो बता दिए ना, देखिए प्रेसिडेंट बता दिए, भारतीय संविधान के संशोधन बता दिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट से पहले क्या है कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपसे क्वेश्चन पॉलिटी में पूछ देगा, क्योंकि देखिए आप लोग बोलिए सर क्वेश्चन इतना आप बता रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री बताए, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पॉलिटी से क्वेश्चन भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कल पता चल जाएगा, कल पता चल जाएगा जब फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो जाएगा ना। तो हम, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और एक वीडियो और लाएंगे हम, एग्जाम में कैसे आप सही से क्वेश्चन कीजिएगा, क्या क्या एग्जाम में लेके जाना है, एक बार और हम आपको रिकॉल करवा देंगे, एक वीडियो हम सेपरेट बना देंगे, याद रखिएगा। याद आपको रखना है ना। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके और क्लास से जुड़े रहिए, क्योंकि कल हम आपको चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस करवाएंगे, फुल एनालिसिस करवाएंगे, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जो जो महत्वपूर्ण है ना, वो महत्वपूर्ण अनुसूची हम आपको बता देते हैं। अनुसूची वर्तमान में 12 है। कितना है? 12 अनुसूची वर्तमान में भारतीय संविधान में है, ये याद रखिएगा। तब बोलिए सर फर्स्ट अनुसूची में क्या है? फर्स्ट अनुसूची में क्या है? भारत में 28 राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है, जो प्रथम अनुसूची में रखा गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद द्वितीय अनुसूची पूछ देगा। तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। किसके वेतन भत्ते के बारे में? तो राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते के बारे में, याद रखिएगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, तृतीय अनुसूची, सेकेंड बता दिए। अब हम थर्ड पे आते हैं। क्या? थर्ड पे, ये सब नोट किए जाइए, क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। थर्ड में क्या है? थर्ड अनुसूची में शपथ के बारे में बोला गया है। किसके बारे में? शपथ के बारे में बोला गया है। अब हम फोर्थ पे आते हैं। बोलिए सर फोर्थ में कौन आया है? राज्यसभा के बारे में चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है, समझ गए होंगे। और 5वीं में बताते हैं। अब हम फिफ्थ में बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन फिफ्थ से पूछा जाता है। फिफ्थ अनुसूची में
क्या बताया गया है? फिफ्थ अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में अनुसूची फिफ्थ में रखा गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम सिक्स पे आते हैं। सिक्स देखिए, सिक्स क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सिक्स में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति के प्रशासन के बारे में छठी अनुसूची में बताया गया है। उसके बाद हम सातवीं बताते हैं, जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। सातवीं सेवेंथ बताते हैं, वीवीआई है, ये नोट कर लीजिएगा। संघ, राज्य और संवर्ती सूची के बारे में सातवीं अनुसूची में बताया गया है। क्वेश्चन पूछ देगा सातवीं अनुसूची में संघ में विषयों की संख्या कितना है? तो संघ में पहले 97 था, अब 100 हो गई है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। संघ के बाद हम राज्य सूची में आते हैं। राज्य सूची में 61 से 61 हो गई है, और संवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है 47 से 52 हो गई है, ये याद रखिएगा। उसके बाद 8 अनुसूची में आते हैं। 8 अनुसूची में क्या बोला गया है? इसमें भाषा का वर्णन किया गया है, और वर्तमान में 22 भाषा है, ये याद रखिएगा, 22 भाषा है। ये आपके लिए वीवीआई है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नौवीं अनुसूची में देखते हैं। नौवीं अनुसूची पहले भी आपको बताए हैं, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 हुआ था, भूमि सुधार जो है नौवीं अनुसूची में रखा गया है। और 10वीं अनुसूची अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं, दल बदल के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची में जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया था, दल बदल लाया गया था। उसके बाद 11th याद रखिएगा, 11th और 12th याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, 11th में क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। उसमें 29 कार्य क्षेत्र रखा गया। कितना? 29 कार्य क्षेत्र रखा गया है। क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में कितने कार्य क्षेत्र रखा गया है? तो 29 कार्य क्षेत्र रखा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद 12th देखिए, 12th में क्या है? 12th जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही लाया गया था, जिसमें नगर प्रशासन के बारे में बताया गया है। और इसमें कार्य क्षेत्र कितना है? तो कार्य क्षेत्र 18 है। कितना? 18 है। और पंचायती राज में कितना है? 29 है। पहले भी बताए हैं, जो टेस्ट लाए थे, और अभी भी बता रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? थोड़ा सा क्वेश्चन जो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए 3 टॉपिक बता दिए, 2-3 टॉपिक और बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। जल्दी जल्दी देख लीजिए। क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना जिसको हम क्या बोलते हैं? उद्देशिका भी बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा हम बता दें, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा, सॉरी, भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा, 2 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। क्या बता रहे हैं? अभी प्रस्तावना बता रहे हैं, याद रखिएगा। प्रस्तावना को किस देश से लिया गया है? तो पहले भी हम बता दिए हैं, अमेरिका से लिया गया है। और क्वेश्चन पूछ देगा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है ना, प्रस्तावना की भाषा क्या है? हम भारत के लोग, भारत के, ये सब आप जानते हैं ना, ये पढ़ के जाइएगा, पूरा याद कर लीजिएगा। तो हम भारत के लोग, प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग समझ गए होंगे। तो जो प्रस्तावना है आपको बता दिए ना, जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक या गणतंत्र जो है जोड़ा गया है, याद रखिएगा। और न्याय में क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये याद रखिएगा। न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये जोड़ा गया है प्रस्तावना में। ये क्वेश्चन भी आई है। उसके बाद प्रस्तावना के बारे में थोड़ा सा और बता दें। क्वेश्चन पूछ देगा, प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? बताइए, प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालकी वाला ने, N.A. पालकी वाला, देखिए N.A. पालकी वाला ने, है ना, पालकी वाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है? परिचय पत्र कहा है, ये याद रखिएगा। उसके बाद तो आपको बता ही दिए थे, जो आर्टिकल 32 है उसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से मतलब क्या है? क्वेश्चन भी आई है। थोड़ा सा और हम बता दें, देखिए केशवानंद भारती केरल राज्यवाद, याद रखेगा, 1973 में लाया गया था। और उसमें जो प्रस्तावना है संविधान का अंग है। प्रस्तावना जो है ना, संविधान का अंग है, किसमें माना गया है? केशवानंद भारती केरल राज्यवाद में, जो कि 1973 में लाया गया था, उसमें बताया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए होंगे।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बोले सर नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक आपको थोड़ा सा हम आर्टिकल के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? आर्टिकल के बारे में बताते हैं। तो आर्टिकल आपको क्वेश्चन पूछ देगा 262। तो जो 262 आर्टिकल है ना, नदी जल विवाद के बारे में बताया गया है। देखिए जितना भी आर्टिकल हम 5-6 आर्टिकल बताते हैं जो बहुत सारे एग्जाम में मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही बताते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है, कल से एग्जाम है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 262 क्या है? नदी जल विवाद के बारे में बताया गया है, समझ गए होंगे। उसके बाद आपको आर्टिकल 266 और आर्टिकल 267 याद रखिएगा। आर्टिकल 266 क्या है? उसमें संचित निधि के बारे में बताया गया है और आर्टिकल 267 जो है आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। तो ये याद रखिएगा, 266 संचित निधि, 267 जो है आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है, समझ गए होंगे। उसके बाद 280 आर्टिकल देखिए। 280 आर्टिकल में क्या है? 280 आर्टिकल में वित्त आयोग का गठन के बारे में किया गया है। और वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? तो जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उन्हीं के द्वारा आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बताते हैं 312 आर्टिकल और 315 याद रखिएगा। 312 में क्या है? 312 में जो आईएएस है, आईपीएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे में अखिल भारतीय सेवा का इसमें आर्टिकल 312 में रखा गया है। और जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी आर्टिकल 315 में रखा गया है। तो ये याद रखिएगा, ये सब आपको क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको आर्टिकल 324 याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। किसमें? निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। कब? 25 जनवरी 1950 को मतलब गठन किया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है, जो वीवीआई है, क्या है? आर्टिकल 340 याद रखिएगा। इसमें ओबीसी आयोग के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो 343 है ना, आर्टिकल 343 जैसे में उसमें क्या कहा गया है? हिंदी भाषा होगा, जो राजभाषा के बारे में आर्टिकल 343 में बताया गया है। जिसमें बताया गया है जो राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि क्या होगा? लिपि देवनागरी होगा। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा आर्टिकल 343 से। तो आर्टिकल 343 में क्या है? राजभाषा के बारे में बताया गया है। उसमें जो राजभाषा है हिंदी है और लिपि देवनागरी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो महत्वपूर्ण भाग है संविधान के, जो महत्वपूर्ण भाग है ना, मतलब पार्ट है, याद रखिएगा। क्या लिख दिए? देखिए पार्ट या भाग, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के भरते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो संविधान के महत्वपूर्ण भाग बताते हैं। तो पहले तो आप देखिए भाग 1। बोलिए सर भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसमें? भाग 1 में, ये याद रखिएगा। और टोटल भाग कितना है? 22 भाग है, याद रखिएगा। तो पहले भाग में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 में बताया गया है। भाग 2 देखिए, भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। भाग 3 तो आपको बता दिए, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। और भाग 4 जो है ना, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, ये याद रखिएगा, समझ गए होंगे। और जो भाग 4 ए है, जिसको 51A आर्टिकल में रखा गया है, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जो कि पहले भी आपको बता दिए हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में बताया गया है। तो भाग 4 तक बता दिए। नेक्स्ट है वीवीआई, जितना बता रहे हैं वीवीआई है। भाग 5, भाग 5 में क्या है? केंद्र के बारे में बताया गया है, भाग 5 में। और भाग 6 में किसके बारे में बताया गया है? राज्य के बारे में बताया गया है, ये याद रखिएगा। और जो 7वां भाग था ना, उसको निरस्त कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। किसके कब किया गया है? तो 7वें जो संविधान संशोधन 1956 में आया था, उसमें जो 7वां जो भाग था, उसको क्या किया गया? खत्म कर दिया गया, मतलब निरस्त कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम भाग 8 देखते हैं। बोलिए सर भाग 8। देखिए भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और जो आपका भाग 11 है, कंफ्यूज मत होइएगा, भाग 8 में क्या है? भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और भाग 11 में संघ राज्य संबंध के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन सही से पढ़िएगा, क्वेश्चन 8 भी पूछ देता है और क्वेश्चन 11 भी जो भाग है आपसे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो भाग 8 में आपको बताएं, एक कॉपी में नोट कर लीजिए, संघ राज्य क्षेत्र यहाँ है, क्या है? क्षेत्र है। और 11 में क्या है? संघ राज्य संबंध है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है, याद रखिएगा।
भाग 9 में पंचायती राज्य के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। और आर्टिकल 239 से 242 तक डिस्कस किया गया है, किसमें? पंचायती राज के बारे में भाग 9 में। उसके बाद भाग 9A है, उसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। और भाग 10 देखिए, भाग 10 में क्या है? भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ये नोट कर लीजिएगा। 11 बता दिए, संघ राज्य संबंध है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है भाग 15 याद रखिएगा। भाग 15 जो है ना, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल किस में है? आर्टिकल 324 से 329 तक। पहले भी हम आपको अभी कुछ देर पहले भी बता दिए हैं। तो आर्टिकल भाग जो है 15 याद रखिएगा, निर्वाचन के बारे में। उसके बाद भाग 17 याद रखिएगा। 17 बताए हैं, राजभाषा के बारे में बताया गया है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 343 आपको पता है ना, जिसमें हिंदी राजभाषा होगा और लिपि देवनागरी होगा, अभी बताए हैं। उसके बाद आपके लिए महत्वपूर्ण जो आपका भाग है 18 याद रखिएगा। 18 जो है ना, 18 भाग में आपात उपबंध के बारे में। आपात उपबंध जानते हैं ना, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, ये सब देख के जाइएगा, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। भाग 18 में बताया गया है। उसके बाद जो भाग 20 है ना, भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, जो कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 368 में। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ तक वीवीआई था, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको राष्ट्रपति के बारे में बता दिए, सब बता दिए। थोड़ा सा और हम डिस्कस कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएगा। जो भारत के राज्य के राज्यपाल होते हैं, क्या? राज्य के राज्यपाल या क्या बोलते हैं? गवर्नर होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। देखिए, जिस तरह संघ में नाम मात्र के शासक कौन थे? राष्ट्रपति थे। उसी तरह राज्य में जो नाम मात्र के शासक होते हैं राज्यपाल होते हैं, याद रखिएगा। और वास्तविक शक्ति किसके पास होते हैं? जो उस राज्य के चीफ मिनिस्टर होते हैं। चीफ मिनिस्टर मीन्स क्या होता है? चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री जो होते हैं, वो वास्तविक जो राज्य के वास्तविक जो शक्ति होती है किसके पास होते हैं? चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें, तो क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री और गवर्नर कौन है, मतलब प्रत्येक स्टेट के, हम इस पर सेपरेट वीडियो लाए हैं, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, सॉरी, थोड़ा सा हम गवर्नर के बारे में देखते हैं। तो गवर्नर में आर्टिकल याद रखिएगा 152। देखिए, आर्टिकल 152 में पद के बारे में, राज्य के जो गवर्नर होंगे उसके उनके पद के बारे में आर्टिकल 152 में बताया गया है। 153 याद कर लीजिए। 153 में मतलब एक से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल होंगे। तो एक से अधिक राज्यों में मतलब एक से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल होंगे, किस आर्टिकल में बोला गया है? 153 में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी आई है, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आर्टिकल 154 देखते हैं। तो आर्टिकल 154 में राज्यपाल के शक्ति के बारे में बताया गया। क्या? राज्यपाल के शक्ति के बारे में बताया गया, ये याद रखिएगा। उसके बाद आर्टिकल 155 में देखिए, आर्टिकल 155 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, निर्वाचन और नियुक्ति में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो राज्यपाल है, राज्यपाल का नियुक्ति होता है आर्टिकल 155 के तहत। और किन के द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। और कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होते हैं। लेकिन वो मतलब प्रसाद पर्यंत होते हैं। बोले सर प्रसाद पर्यंत मतलब क्या? प्रसाद पर्यंत का मीनिंग हो जाता है राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही वह किसी राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। यदि वो चाहे तो 5 साल भी रख सकते हैं, या उससे अधिक भी रख सकते हैं, या 5 साल से पहले उनको ट्रांसफर मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं, या पद से हटा सकते हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा योग्यता के बारे में बताते हैं, क्योंकि योग्यता से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो योग्यता क्या होना चाहिए? 35 वर्ष उनका उम्र होना चाहिए। क्या? 35 ईयर्स इनका जो राज्यपाल बनेंगे, मतलब राज्य के गवर्नर बनेंगे, तो कितना उम्र होना चाहिए? तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। और संसद और विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। क्या? संसद और विधानमंडल के सदस्य नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए उनका योग्यता? भारत के नागरिक होना चाहिए, ये याद रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा और हम बता दें
क्या क्या बताते हैं? देखिए शपथ बताते हैं। देखिए आर्टिकल 159 याद रखिएगा, शपथ के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? शपथ के बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 161 याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 161 में क्षमा दान के बारे में बताया गया है। ये याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। क्षमा दान के बारे में जो राज्य के राज्यपाल है क्षमा दान 161 के माध्यम से दे सकते हैं। राष्ट्रपति में आप देख लीजिएगा। और अध्यादेश जो है ना 213 के माध्यम से दे सकते हैं। राष्ट्रपति 123 के माध्यम से दे सकते हैं। और जो मतलब अध्यादेश ला सकते हैं और देश में, और राज्य में यदि अध्यादेश लाना है या देश में लाना है तो राज्यपाल कौन सा आर्टिकल से लाएगा? तो 213 आर्टिकल से लाएगा। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? ये याद रखना है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता दें, CAG क्या है? कैग के बारे में। CAG बोलिए सर, CAG का फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो CAG का फुल फॉर्म क्या है? CAG का जो फुल फॉर्म है क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है CAG का फुल फॉर्म, जिसको हिंदी में भारत का नियंत्रक महालेखा निरीक्षक कहते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा वर्तमान में CAG कौन है? तो GC मुर्मू जी वर्तमान में CAG है। ये याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिल जाता है। समझ गए होंगे ना? क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपसे देखिए यहाँ पर CAG लिख देते हैं पहले, है ना? CAG तो क्वेश्चन पूछ देगा CAG का जो पद का जो वर्णन किया गया है संविधान के कौन सा आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 148 याद रखिएगा। आर्टिकल 148 में CAG के पद का वर्णन किया गया है। और 149 में किस तरह उनका कार्य होगा और किस तरह उनको शक्ति प्रदान किया जाएगा, आर्टिकल 149 में बताया गया है। ये याद रखिएगा। उसके बाद बोलिएगा सर जो CAG है, तो जो CAG है उस वो क्या होता है? तो देखिए CAG जो है ना लेखा परीक्षण करता है। लेखा परीक्षण मतलब समझ गए ना? केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो लेखा परीक्षण का कार्य है वो CAG करता है। ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको बता दें, एक क्वेश्चन पूछ देगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जानते होंगे। बाबा साहब अंबेडकर जो है ना CAG के बारे में बताए हैं कि ये जो है संविधान का महत्वपूर्ण संविधान का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। याद रखिएगा, संविधान के महत्वपूर्ण अधिकारी कै को कहा गया है? किन के द्वारा कहा गया है? तो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा, बोलिए सर जो कैग के बारे में तो पूछ दिए, क्वेश्चन पूछ देगा कैग का नियुक्ति होता है या निर्वाचन होता है? तो CAG कैग का जो नियुक्ति होता है, निर्वाचन नहीं होता है, नियुक्ति होता है। किसके द्वारा नियुक्ति होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है। और जो जो यदि वो त्याग पत्र देना चाहे तो त्याग पत्र किन्हें देगा? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो भारत के प्रेसिडेंट है उसको जो CAG है वो त्यागपत्र देंगे, क्योंकि नियुक्ति उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और शपथ भी है ना, शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो शपथ भी जो इंडिया के प्रेसिडेंट है, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो CAG है CAG का शपथ दिलाया जाता है। ये याद रखिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ देगा जो CAG का कार्यकाल क्या होता है, बताइए। CAG का कार्यकाल क्या होता है? तो CAG का जो कार्यकाल होता है आपको याद रखना है 6 वर्ष होना चाहिए या 65 वर्ष। देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो जाए वो कार्यकाल होता है। किसका? तो CAG का। उसके बाद थोड़ा सा और बता दे, बोलिएगा सर एक जो आप पहले बताए हैं जो लेखा परीक्षण करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट है किसको सौंपते हैं? तो देखिए केंद्र स्तर पर जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। याद रखिएगा, जो राष्ट्रपति का उसके बाद वो संसद में पेश करते हैं। और राज्य में किसको सौंपते हैं? तो आप लोग समझ गए होंगे, गवर्नर को। गवर्नर को सौंपते हैं जो कि विधानमंडल में पेश करवाते हैं। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से देख देख के आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए भी आई है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको बता दें जो क्वेश्चन भर भर के पूछता है। समझ गए ना? क्वेश्चन भर भर के पूछता है। क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन आएगा जो इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है।
क्वेश्चन हम बहुत सारे एग्जाम में देखे हैं। जो सीएजी का सीएजी से तो क्वेश्चन तो आपको भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीएजी का जो वेतन है कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि कौन सा आर्टिकल में हम पहले भी बताए हैं, संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में हम आपको बता दिए हैं। तो इसलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे आए हैं तो किस तरह स्टडी विद क्रेजी गुरु पे किस तरह पढ़ाया जाता है आप लोग समझ गए ना, इसलिए हमें इतना आपके लिए मेहनत की है। समझ गए ना किस तरह मेहनत किया जा रहा है, दिन रात एक करके मेहनत किया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा सीएजी के बारे में, लोक लेखा समिति के आंख कान नाक के बारे में या मार्गदर्शक किसे कहा जाता है। तो लोक लेखा समिति के जो आंख कान बोलिए या मार्गदर्शक सीएजी को ही बोला जाता है। तो यहाँ तक जो है पॉलिटी का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक और हम आपको एक और टॉपिक बताते हैं जो कि आज का लास्ट है। क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा पंचायती राज जो व्यवस्था है, जो राज्य के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो कि आर्टिकल देखिए आर्टिकल 40 में आता है। मतलब ग्राम सभा का क्या स्थापना आर्टिकल 40 में, तो ये समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। लॉर्ड रिपन है जो कि पहली बार मद्रास में पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किए थे। मतलब स्थानीय स्वशासन का स्थापना मद्रास में किए थे। कौन, लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा। तो लॉर्ड रिपन के बारे में बताए हैं। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा पहली बार जो चलिए एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा जो पहली बार जो समिति स्थापना किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। तो क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा। 4 समिति के बारे में बताते हैं, क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा 1 2 3 4, ये नोट कर लीजिए। पहला समिति कौन था, पहला समिति था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति याद रखेगा 1957 में आया था। और वो क्या कहे थे, त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किए थे। मतलब त्रिस्तरीय पंचायत मतलब समझ गए ना, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, जो कि वर्तमान में त्रिस्तरीय मतलब शासन है बलवंत राय मेहता समिति पर, याद रखिएगा। तो कब आया था, 1957 में आया था। एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो द्वितीय समिति आया था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो आया था ना 20 साल बाद आया था, 1977 में आया था। और वो जो है ना द्विस्तरीय पंचायत का गठन का बात कहे थे, ग्राम स्तर पे और जिला स्तर पे, ब्लॉक को हटा दिए थे। उसके बाद तीसरा आपको याद करना है GVK राव समिति। GVK राव समिति जो है ना 1985 में आया था, 1985 में आया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा। GVK राव समिति 1985 में आया था। और वो क्या बोले थे, वो बोले थे जो पंचायतों को वास्तविक सत्ता मिलना ही चाहिए, जिससे मतलब पंचायत का क्या होना चाहिए, विकास हो सके। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद चौथा आपको याद करना है, 4th नंबर का LM सिंधवी समिति। क्या है, LM सिंधवी समिति, जो कब आया था, 1986 में आया था। क्या, 1986 में आया था, याद रखिएगा। और 1986 में जो सिंधवी समिति आया था ना, वो भी त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किए थे। क्या, त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत किए थे। तो एक क्वेश्चन VVI है, क्वेश्चन यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सही से क्वेश्चन देख के ही जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है यहीं पे जो है समाप्त करते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बताए ना आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से आपको क्या है देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दें कि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ई बुक लेना हो तो ई बुक उस नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्लास नोट्स है वहाँ आपको भेजा जाएगा। और क्या है, जो करेंट अफेयर है, जो महत्वपूर्ण करेंट अफेयर हम क्लास में डिस्कस किए हैं, वो भी आपको भेज दिया जाएगा। तो आपके पास यदि टाइम है, एग्जाम आपको जैसे में 15 बाद एग्जाम है, तो आप ई बुक ले सकते हैं। और ई बुक लेने से क्या है कि जैसे MTS का भी एग्जाम है, IB का भी फॉर्म भरे होंगे, तो जितना भी एग्जाम है ना, तो उसमें आपको सहायता मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।